तो आज का टॉपिक अपना है प्रोपोगेशन ऑफ वीड। जो खरपतवार होते हैं उनका प्रवर्धन किस हिसाब से होता है, या जो खरपतवार अपना जो प्रवर्धन है कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो जो इसके टाइप्स हैं, जो इसमें डिसेमिनेशन के प्रोपोगेशन के जो टाइप्स हैं, उसके अंदर पहला है बाय सीड, यानी बीजों के द्वारा जनन या इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बीजों के द्वारा भी होता है। ठीक है, एक वर्षीय खरपतवार अधिकतर बीजों के द्वारा ही जनन करते हैं। एक वर्षीय यानी एक सीजन के, जो एक सीजन के अंदर या एक साल के अंदर अपना जो वानस्पतिक वृद्धि और बीजों का उत्पादन करने का कार्य करते हैं। अंकुरन से लेकर बीजोत्पादन तक का कार्य वो एक साल के अंदर जो करते हैं वो एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। तो जो अधिकतर एक वर्षीय खरपतवार है उनका जो जनन होता है वो बीजों के द्वारा ही होता है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बीजों के द्वारा ही होता है। बहुवर्षीय खरपतवार भी अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर फलने फूलने व बीज तैयार करने का कार्य करते हैं। अपन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल। तो इसके अंदर जो बहुवर्षीय खरपतवार है वो स्टार्टिंग के 1 से 2 साल तक तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, उसके बाद में लगातार कई सालों तक बीजों का उत्पादन करते हैं। तो जो बहुवर्षीय खरपतवार है वो कहते हैं कि अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर फलने फूलने व बीज तैयार करने का कार्य करते हैं। यदि किन्हीं कारणों से बहुवर्षीय खरपतवारों में बीज नहीं बन पाते हैं तो ये अन्य वानस्पतिक विधि के द्वारा जनन करते हैं। तो ये अपना जो जनन है अन्य वानस्पतिक विधि के द्वारा जनन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे जंगली चौलाई एमेरेंथस विरिडिस, ज्वासा हो गया, एल हागी कोमिलारम, कृष्ण नील एनागेलिस आर्वेंसिस, प्याजी एस्पोडेलस टेनिफोलियस। दूधी ये 2 प्रकार की होती है, यूफोर्बिया हिल्टा और यूफोर्बिया मैक्रोफाइला। बड़ी दूधी और छोटी दूधी ये दोनों ही जो क्या है एक सीजन के अंदर या एक वर्षीय खरपतवार हैं जिनका जनन क्या होता है बीजों के द्वारा होता है। जैसे हजारदाना हो गया, फाइलेंथस निरूरी इत्यादि जो खरपतवार केवल बीजों के द्वारा ही जनन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कांस का, इसके अतिरिक्त मोथा, कांस आदि को बीज आने से पहले अगर नष्ट कर दिया जाए तो ये वानस्पतिक भागों के द्वारा नए पौधे को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मोथा है, मोथे के अंदर ट्यूबर्स पाए जाते हैं, जो कांस है उसके अंदर सकर्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा वो नए पौधे को तैयार कर लेते हैं, यानी अपनी वानस्पतिक वृद्धि कर लेते हैं। कनाडा में थीसल प्रति पौधे के रूप में कम से कम 680 बीज पैदा करने के लिए देखा गया है। कर्ली डॉग भी एक वीड है, अक्सर प्रति पौधा 30,000 से अधिक बीज पैदा करता है। तो यानी ये एग्जाम्पल बताया है इसमें, जैसे थीसल प्लांट है जो वीड है वो 680 बीज पैदा करता है, और जो कर्ली डॉग है वो 30,000 से अधिक बीज पैदा करता है। वो तो अपन ने इनके जो करेक्टरिस्टिक्स थे उसके अंदर पढ़ा भी था कि इनके बीज उत्पादन करने की जो क्षमता होती है मुख्य फसल से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो जो खरपतवारों का जनन होता है बीजों के द्वारा, उसके अंदर ये एग्जाम्पल बताए हैं। ज़्यादातर एक वर्षीय खरपतवार होते हैं। इसके अलावा जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं वो भी अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर वो बीजों का उत्पादन करते हैं। अगर बीजों के द्वारा उनका प्रवर्धन नहीं हो पाता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है, तो अन्य वानस्पतिक विधि के द्वारा वो जनन करते हैं। दूसरा इसके अंदर आपका है बाय रूट्स, जड़ों के द्वारा प्रवर्धन का। इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपका हिरनखुरी का। ठीक है, जो हिरनखुरी है कॉन्वोलस आर्वेंसिस, इनका मल्टीप्लिकेशन जड़ों के द्वारा भी होता है ना, बीजों के द्वारा तो होता ही होता है। इसके अलावा इसमें जो रूट स्टॉक्स होते हैं उनके द्वारा भी ये जनन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है बाय स्टेम, तने के द्वारा। कुछ खरपतवार जैसे दूब घास जिनके तनों पर गांठें पाई जाती है, जैसे इसके अंदर आपको शो हो रहा होगा कि इनके तनों पर ये गांठें पाई जाती है। इन गांठों से नए पौधे तैयार होते हैं। जो नए पौधे आपको इस इमेज के अंदर आपको शो हो रहे हैं कि हर एक गांठ पे एक नया पौधा तैयार हुआ है। जो घास है दूब घास का है ये डायग्राम, उसके अंदर इसमें गांठें पाई जाती हैं जिनको नोड्स कहते हैं, और हर नोड पे एक एक प्लांट तैयार हो रहा है। तो इस हिसाब से ये जो दूब घास है वो फैलता रहता है ना। तो गांठों से नए पौधे तैयार होते हैं। दूब व हिरनखुरी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। जो पहले अपन ने जो इसमें बाय रूट का एग्जाम्पल पढ़ा था हिरनखुरी का, तो वो
बाय रूट और बाय स्टेम, ये दोनों के द्वारा हिरनखुरी जो है बाय रूट और बाय स्टेम दोनों के द्वारा प्रवर्धन करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन का जो कार्य होता है वो दोनों के द्वारा ही करता है। वुड, सोरेल व दूब में तना भूमि की सतह पर रेंग कर चलता है तथा वायवीय प्रांकुर जो शूट्स तैयार करता है जिन्हें हम रनर्स कहते हैं। जो आपको ये शूट्स वगैरह दिखाई दे रही है ऊपर, जो हर एक नोड पे तैयार हुई है ना, तो इनको क्या कहते हैं अपन? रनर्स कहते हैं। रनर जब भूमि के ऊपर धनुषाकार संरचना बनाता है तो उसे स्टोलन कहते हैं। जब रनर्स भूमि की सतह से थोड़ा नीचे चलते हैं तो उन्हें सकर्स कहते हैं। हॉकवीड, जलीय खरपतवार जैसे जलकुंभी, पेप्टिस्टिया, कैंसियोलोटा के रनर्स पानी की सतह के नीचे चलते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? ऑफसेट कहते हैं। तो इन खरपतवारों का जो प्रवर्धन है तने के द्वारा होता है, या जो खरपतवार है अपना मल्टीप्लिकेशन, अपना गुणन वो तने के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके एग्जांपल आपको दूब घास, हिरनखुरी और ये आपको पिस्टिया कैंसियोलेटा, जलकुंभी, हॉकवीड, ये सारे एग्जांपल आपको इसके अंदर बाय स्टेम बताए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बाय राइजोम एंड ट्यूबर्स, जो कंदों और प्रकंदों के द्वारा, राइजोम्स और ट्यूबर्स के द्वारा भी जो खरपतवारों का मल्टीप्लिकेशन या गुणन होता है। मोथा नामक खरपतवार की जड़ों में कंद 1.6 सेंटीमीटर आकार तक पाए जाते हैं। इन्हीं कंदों से नए पौधे तैयार होते हैं। जो ये फर्स्ट इमेज के अंदर आप देख रहे हो, इसके नीचे जो ट्यूबर्स पाए जाते हैं, ये मोथा की इमेज है पूरा, तो इसके अंदर ये जो ट्यूबर्स पाए जाते हैं, उस अगर ऊपर से इसको खरपतवार को नष्ट कर देते हैं तो इन ट्यूबर्स की सहायता से वो नए पौधे को जन्म दे देते हैं। ठीक है, इसलिए मोथे की खरपतवार का अगर अपन खेत से निकाल देते हैं तो 5-7 दिन के बाद में वो वापस वो पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए, या फिर इसमें जो वीड कंट्रोल के अंदर एक इरेडिकेशन आता है, इरेडिकेशन का मतलब खरपतवारों को जड़ों से उखाड़ना, तो उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए पूरे खेत से इसके जो ट्यूबर्स हैं उनको निकाल कर नष्ट करना होगा, तभी जाके इस खेत के अंदर से ये जो खरपतवार मोथा है, साइप्रस रोटेंडस, ये पूरी तरह से ख़त्म हो पाएगा। तो ये कहता है कि इसके अंदर जो ट्यूबर्स पाए जाते हैं, जो कंद पाया जाता है, वो 1.6 सेंटीमीटर आकार तक के पाए जाते हैं और इन्हीं कंदों से नए पौधे तैयार होते हैं। कांस एवं सरपट नामक खरपतवारों की जड़ों में प्रकंदों, राइजोम्स के द्वारा नए पौधे तैयार होते हैं। जो हिरनखुरी के राइजोम्स 10 सेंटीमीटर व क्वेक ग्रास के राइजोम्स 30 सेंटीमीटर से नए पौधों को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। इतनी गहराई के अंदर इनकी जड़ें पाई जाती है, या राइजोम्स जो पाए जाते हैं, उनके द्वारा भी वो नए पौधों को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। जो इसके अंदर आपको इसका रूट स्टॉक है, इसके जो राइजोम्स आपको हिरनखुरी के दिखाई दे रहे हैं, तो इनके द्वारा वो नए पौधे को तैयार करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाय लीफ, पत्तियों के द्वारा प्रवर्धन। पत्तियों के द्वारा भी बहुत से खरपतवार ऐसे हैं जिनका पत्तियों के द्वारा प्रवर्धन होता है, या फिर उनकी अगर पत्ती की कटिंग भूमि के अंदर दब जाती है तो उस पत्ती की कटिंग से भी वो नए पौधे को जन्म दे देते हैं। उसका एक एग्जांपल आपको जो प्लांट दिख रहा है इसके अंदर, वो ट्रायंथेमा मोनोगायना है, पत्थर चट्टा का प्लांट है। अगर इसकी पत्ती को भूमि के अंदर डाल दिया जाता है तो उसी से भी ये नए पौधे को जन्म दे देता है। तो पत्तियों के द्वारा भी इनका मल्टीप्लिकेशन या गुणन होता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा टॉपिक अपन इसी के अंदर है डिसेमिनेशन ऑफ वीड, जो खरपतवार का प्रकीर्णन है या वितरण है, वो किस हिसाब से होता है, डिसेमिनेशन ऑफ वीड। इसके अंदर आपका पहला है डिसेमिनेशन बाय विंड, हवा के द्वारा खरपतवारों का प्रकीर्णन या फिर वितरण। खरपतवारों के हल्के किस्म के बीज एक स्थान से वायु के द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर छोड़ दिए जाते हैं, या वायु के द्वारा, हवा के द्वारा एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। कुछ खरपतवार के बीज व फलों में कुछ रचनात्मक रूपांतरण पाए जाते हैं जिनकी सहायता से खरपतवार हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और कुछ खरपतवारों के फलों एवं बीजों के किनारे चपटे, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है रूमेक्स, बालदार पैराशूट, बीजों के चारों ओर बालों और कांटों का आवरण होता है, जैसे कंटीली होगी, जंगली चौलाई होगी इत्यादि होगी। तो ये हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन
खरपतवारों को या इनके बीजों को पहुंचाते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको और है आग का, कैलोट्रोपिस जिजांटिया, है ना। तो ये भी इसका जो सीड होता है वो भी बिल्कुल छोटा सा बीज होता है और उसके ऊपर बड़े बड़े रोए पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर आपका ये देख सकते हैं, आपने इसमें देखा होगा ये जो सीड है ये आग का प्लांट नहीं है, लेकिन ये जो सीड है सीड के साथ में ये बिल्कुल छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हवा के साथ इन बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। जो आग का है कैलोट्रोपिस जिजांटिया का जो होगा सेम इसी तरह से होगा, लेकिन उसका जो सीड के चारों ओर बाल पाए जाते हैं, रोए पाए जाते हैं, जिनसे वो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। ठीक है। कुछ खरपतवारों के बीजों का परीक्षण भार, अगर उनका टेस्ट वेट करते हैं या 1000 बीजों का भार लेते हैं तो उनका जो वज़न होता है वो कितना होता है, 0.2 ग्राम पाया जाता है। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल पेलिक्रापिया कैरियम्बोसा, ये एक खरपतवार है। इनके बीज इतने हल्के होते हैं कि वो हवा के साथ भी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीधे चले जाते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और देखें, जो पोली खरपतवार है कार्थेनस ऑक्सीकैंथा, जो पोली एक खरपतवार होता है जो बारानी क्षेत्रों के अंदर ज़्यादातर देखने को पाया जाता है, और किसान उसको नष्ट करने के लिए क्या करता है, अपने खेत से उसकी जड़ों से उसको काट देता है। तो वो जो खरपतवार है हवा के साथ लुढ़कता एक खेत से दूसरे खेत यानी काफ़ी दूरी तक वो चला जाता है, और जहाँ से होके वो निकलता है वहाँ पे अपने बीजों को बिखेरते हुए चला जाता है। तो वो भी उसका भी डिसिमिनेशन किससे होता है, हवा के द्वारा होता है। हवा के द्वारा बीज जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचता है तो वो बीजों का वितरण करता करता अगली जगह तक पहुँच जाता है। इस हिसाब से जो खरपतवार के बीज हैं हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट है डिसिमिनेशन बाय वाटर, पानी के द्वारा खरपतवारों का जो प्रकीर्णन या इनका जो वितरण है पानी के द्वारा। नदियों, नहरों व सिंचाई के अन्य तरीकों से जो खरपतवार के बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जो नदियों के किनारे रहने वाले होते हैं या नहरों के किनारे जो रहते हैं, तो वो जितना भी कूड़ा कचरा होता है वो नहरों के अंदर डाल देते हैं, या खेतों से अपन जो सिंचाई की नालियाँ होती है उसको अच्छे से अगर अपन साफ़ नहीं करते हैं तो उसके अंदर जो खरपतवार आए हैं और उनके जो बीज हैं वो सिंचाई के पानी के साथ में मुख्य खेत के अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे उस खेत के अंदर खरपतवारों की संख्या बढ़ जाती है। इन खरपतवारों की अंकुरण शक्ति पानी में 3 से 5 साल तक बनी रहती है। अगर ये खरपतवार या जो जलीय खरपतवार है, इसमें जलकुंभी का भी एक एग्जाम्पल है, जलीय खरपतवार है, अगर वो पानी के अंदर 3 से 5 साल तक भी पड़े रहते हैं तो इनकी जो अंकुरण शक्ति है इतनी अधिक होती है कि वो 3 से 5 साल तक अगर पड़े रहें तो भी वो जर्मिनेट हो जाते हैं। वो तो सारे कौन से होते हैं, जलीय खरपतवार है। जल में तैरने के लिए बीजों व फलों पर कई प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, उनको यानी पानी में तैरने के लिए अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है एक जो सेजेज होता है, इसके ऊपर जो एक एनवलप बना होता है, एक खोल बना होता है, जिससे वो हवा के साथ पानी के अंदर तैरता रहता है। एक रूमेक्स खरपतवार है ना, तो उसके भी कुछ उत्तक ऊपर ऐसे बने होते हैं जिससे वो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। ये जो जलीय खरपतवार के एग्जाम्पल थे। तो जो पानी के द्वारा भी खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं, उनका जो वितरण होता है वो पानी के द्वारा होता है। नेक्स्ट अपन बात करें डिसिमिनेशन बाय मैन, मनुष्य के द्वारा भी खरपतवारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, या फिर जो खरपतवारों का प्रकीर्णन है वो मनुष्य के द्वारा भी होता है। मनुष्य के द्वारा कैसा होता है कि अपन खेत के अंदर बिना सड़ी गली खाद का प्रयोग करते हैं, तो उसी के अंदर खाद के अंदर अपन क्या खेत का जो भी रॉ मटेरियल होता है जैसे घास वगैरह है वो सारा अपन उसी के अंदर डाल देते हैं। जो कंपोस्ट तैयार करते हैं उसके ऊपर घास वगैरह वो डाल देते हैं, तो उनके बीज जो खरपतवारों के बीज है उसी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और घरों में पशुओं के लिए जो चारा वगैरह लेके आते हैं, तो चारे को निकालने के काटने के बाद में जो भी उसका अवशेष बचता है वो अपन क्या करते हैं, इकट्ठा करके जो कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं या फिर जो खाद तैयार करते हैं उनके ढेर के ऊपर अपन डाल देते हैं। तो वो बीज वहाँ पे पड़े रहते हैं और उनको खेत के अंदर डालने से उस खाद का प्रयोग खेत के अंदर जब करते हैं तो वो
खरपतवार भी खेत के अंदर वापस चले जाते हैं। कई बार नर्सरी के अंदर भी ऐसा होता है कि नर्सरी के अंदर खरपतवार अधिक होता है और वहाँ से अपन कोई प्लांट का ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी पौधे का ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसके साथ में भी नर्सरी से भी खरपतवार मनुष्य के द्वारा मुख्य खेत के अंदर चले जाते हैं। तो ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि इसके अंदर इसने बताया कि मनुष्य के द्वारा भी इनका जो प्रकीर्णन है या वितरण है वो मनुष्य के द्वारा भी होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है डिसिमिनेशन बाय फार्म मशीन्स। फार्म मशीनरी के द्वारा भी खरपतवारों का वितरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इसका एग्जाम्पल अपने खेत के अंदर, जैसे आप इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर देख ही रहे हो कि ये जो हल वगैरह लगे हुए हैं, इसके साथ में काफ़ी खरपतवार के प्लांट्स, काफ़ी खरपतवार इनके साथ में चिपके हुए हैं। तो इस खेत के अंदर हैरोइंग करने के बाद में अगर वो दूसरे खेत के अंदर जाता है और उनके खरपतवारों को अगर यहाँ से नहीं निकालता तो ये खरपतवार दूसरे खेत के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे नए पौधों को जन्म देते हैं। कई बार क्या करते हैं कि जो कंबाइन वगैरह हैं, एक खेत के अंदर खरपतवार अधिक है और उसके अंदर उसने हार्वेस्टिंग की है, तो उसके साथ में उसी को बिना साफ सफाई किए अगर दूसरे खेत के अंदर ले जाते हैं तो वहाँ पे भी वो खरपतवार चले जाते हैं। और कई बार जो फसल के बीजों के साथ वो मिक्स हो जाते हैं, जिससे अगली बार बोई जाने वाली फसल के अंदर खरपतवारों की संख्या बढ़ जाती है। तो फार्म मशीनरीज के द्वारा भी खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। तो डिसिमिनेशन का या प्रकीर्णन का एक पार्ट यही है, डिसिमिनेशन बाय फार्म मशीन्स, फार्म मशीनरी के द्वारा खरपतवारों का वितरण। नेक्स्ट है डिसिमिनेशन बाय क्रॉप सीड्स। मुख्य फसल के साथ अगर जो क्रॉप के सीड होते हैं उनके साथ भी खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वो कैसे जाते हैं कि आपने आगे सोविंग करने के लिए अपने ही खेत से कुछ सीड रखे हैं, जैसे गेहूं का आपने सीड ले रखा है और उसके अंदर आपने प्रॉपर तरीके से उसमें आपने खरपतवार प्रबंधन नहीं किया है, सही तरीके से आपने उसमें खरपतवार प्रबंधन नहीं किया और उसकी हार्वेस्टिंग के बाद जो खरपतवार के बीज होते हैं वो मुख्य फसल के साथ में मिल जाते हैं और उनको अगली सीज़न के अंदर अगर बुआई करते हैं तो वो खरपतवार मुख्य फसल के साथ में ही जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य बीजों के साथ में भी खरपतवारों का वितरण होता है। इसलिए खरपतवारों को या खेत को खरपतवारों से बचाने से पहले जो बीज हैं, बीजों को अच्छी तरीके से साफ करके ही सोविंग करनी चाहिए। तो आज का लेक्चर में आपको डिसिमिनेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वीड, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अगली क्लास के अंदर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वीड के बारे